तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। जो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम चल रहा है उसका डे 3 डिस्कस करेंगे। डे 3 मतलब हम लोग आपको डेली 5 क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। अब दूसरी चीज़ जो शेड्यूल है, एक बार मैं आपको शेड्यूल दोबारा दिखा देता हूँ। मैं हर क्लास में शेड्यूल दिखाता हूँ और जिससे कि एक आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारी क्लासेस बेसिकली किस तरीके से चल रही है, कहाँ शेड्यूल है। ठीक है, तो आप जब हमारे वेबसाइट पर जाते हो या पोर्टल पर, अगर आप रजिस्टर्ड हो तो पोर्टल पर जब आप जाते हो तो आपको शेड्यूल दिखेगा। हम अपनी मॉक टेस्ट सीरीज को जो डेली तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सब लोगों की तैयारी। मेरा नाम है समीर चौधरी और आज हम लोग अपनी क्लास में इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज की जो डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम चल रहा है उसका डे 3 डिस्कस करेंगे। डे 3 मतलब हम लोग आपको डेली 5 क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको डे 2 डिस्कस किया, फिर डे 1 भी डिस्कस किया है, आज डे 3 है। हम हर रोज आपको 5 क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं मॉर्निंग में। आप उन क्वेश्चंस को देखते हो, समझते हो और उनको सॉल्व करते हो। ठीक है, अपने पास रखते हो और इवनिंग में हम लोग आपको सॉल्यूशंस दे देते हैं उसके, सो दैट फिर आप अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और कभी कभी होता है कि आपका आंसर सही होता है लेकिन आपको पैटर्न नहीं पता होता कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना बेटर होगा। तो कुछ मिस्टेक्स ऐसी कभी कभी आप लोग कर देते हो। उन्हीं की सब चीजों को सिखाने के लिए हमने ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, दैट इज द डेली आंसर नीति प्रोग्राम। ठीक है, अच्छा। अब दूसरी चीज जो शेड्यूल है, एक बार मैं आपको शेड्यूल दोबारा दिखा देता हूँ। मैं हर क्लास में शेड्यूल दिखाता हूँ और जिससे कि एक आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारी क्लासेस बेसिकली किस तरीके से चल रही है, कहाँ शेड्यूल ये रहा। ठीक है, तो आप जब हमारे वेबसाइट पर जाते हो या पोर्टल पर, अगर आप रजिस्टर्ड हो तो पोर्टल पर जब आप जाते हो तो आपको शेड्यूल दिखेगा। हम अपनी मॉक टेस्ट सीरीज को जो डेली आंसर नीति प्रोग्राम है इसमें इंक्लूडेड है टेस्ट सीरीज। ठीक है, उसको 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहला फेज डेली 5 क्वेश्चंस आपको देंगे, सेकंड फेज एडवांस एप्लीकेशन टेस्ट, फेज 3 एंड फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस आपके साथ कर चुका हूं। मैं बस आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जो डे 3 है, ठीक है, ये शेड्यूल है। ठीक है, सो गाइस दिस इज बेसिकली शेड्यूल और यहाँ पे हम लोग डे 1 डिस्कस कर चुके हैं, डे 2 डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारा डे 3 डिस्कस होगा। राइट, आज डे 3 डिस्कस होगा कंज्यूमर थ्योरी न्यूमेरिकल्स। हाँ, फिर डे 4 डे 5 प्रोडक्शन थ्योरी पर आएंगे एंड सो ऑन। ये पूरा एक शेड्यूल है। 15 दिन तक हम आपको जनरल इकोनॉमिक्स पेपर 1 डिस्कस करेंगे, तो अराउंड 75 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो एक आपका इनिशियल स्टार्ट ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जल्दी से शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन का डिस्कशन। आप जब पोर्टल पे जाते हो तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो है आंसर राइटिंग वाला। तो आपको डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 ये पूरे फोल्डर्स मिलेंगे। तो ये डे 3 है। डे 3 एक बार मैं आपको ठीक से बता देता हूँ। डे 3 इज बेसिकली कनेक्टेड विद द कंज्यूमर थ्योरी। ठीक है, 5 क्वेश्चन है यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, पीवाईक्यूज की बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, प्रीवियस ईयर पेपर्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। तो आपको कुछ भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना तो पहले प्रीवियस ईयर पेपर्स करो। तो मैंने यही कोशिश करी है कि 5 में से 4 क्वेश्चन तो आपको मैं पीवाईक्यू ही दूंगा, एक क्वेश्चन मैं अपना दे दूंगा। तो आंसर राइटिंग में जो फेज 1 और फेज 2 वो पीवाईक्यूज रखूंगा और जो फेज 3 है फुल लेंथ टेस्ट वो बिल्कुल अलग होंगे, जो प्रिडिक्टेड होंगे, जो पीवाईक्यू से कनेक्टेड होंगे कि इस तरीके का आ सकता है। ठीक है, तो एक स्ट्रेटेजी मेरी पढ़ाने की। क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर रखते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे रखे हैं, वेबसाइट लिंक दे रखे हैं, ईमेल वगैरह दे रखे हैं, टेलीग्राम चैनल भी आपको शेयर कर रखा है, वहां पे सब कुछ हम लोग अपलोड करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 2024 का पीवाईक्यू है और ये आई थिंक 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपका था। ये क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूफ, क्योंकि जब कोई भी क्वेश्चन जब 2 पार्ट में डिवाइड होगा तो फिर वो वेटेज उसकी बढ़ जाती है। स्टेट एंड प्रूफ स्लस्ट की थ्योरम, पहला आपको ये एक्सप्लेन करना है, तो 3 to 4 मार्क्स में आपका ये हो जाएगा। फिर डिराइव द डिमांड कर्व फॉर अ गिवन गुड। गिवन गुड बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूजिंग दिस थ्योरम। ठीक है, गिवन गुड पता है कौन सा गुड होता है?
जो हाईली बैड होता है, मतलब जहां पे हाईली इनकम इफेक्ट होता है, इनकम इफेक्ट जनरली नेगेटिव इनकम इफेक्ट हम लोगों को पता है कि अगर किसी कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज करता है तो कंज्यूमर बिकॉज ऑफ द इनकम इफेक्ट उसको कम कंज्यूम करता है। ऐसी प्रोसेस है, ठीक है, ये ऐसा कुछ प्रोसेस है। अब अगर कोई कमोडिटी गिफिन है और अगर किसी पर्सन की इनकम बढ़ रही है तो इनकम बढ़ने से वो उस कमोडिटी को नहीं खरीदेगा, ठीक है। इफ द इनकम इंक्रीजेस ही विल नॉट कंज्यूम दैट कमोडिटी बिकॉज ही बिकम्स रिच। तो अगर रिचर पर्सन किसी कमोडिटी को नहीं खरीद रहा है इसका मतलब वो उसको बैड मान रहा है और हाईली बैड मान रहा है, तो दैट इज नोन एज द गिफिन। ओके विद इट, ठीक है। अच्छा, इस आंसर को लिखने के आपके 3 स्टेप्स होंगे। पहले आपको इस आंसर का इंट्रो करना है, फिर आपको इसका बॉडी एक्सप्लेनेशन करना है, फिर कंक्लूजन करना है, ठीक है। पहले आपको इंट्रो करना है दोस्तों, फिर बॉडी एक्सप्लेन करना है इसमें, और फिर कंक्लूजन। क्योंकि अगर ये 8 मार्क्स का है तो आपको बेर मिनिमम 2.5 से 3 पेजेस में लिखना पड़ेगा आंसर, 2.5 पेज मिनिमम होने चाहिए, ठीक है। चलिए पहले हम लोग स्लट्सकी थ्योरम को एक्सप्लेन कर देते हैं कि स्लट्सकी थ्योरम एक्चुअली में होती क्या है। देखिए, स्लट्सकी थ्योरी इज बेसिकली व्हाट, एक बार में कर लेते हैं। ओके, हमारी कंज्यूमर थ्योरी में, हमारी जैसे कंज्यूमर थ्योरी में 2 प्रकार की थ्योरीज आई हैं कंज्यूमर में। एक तो होती है मार्शलियन थ्योरी और एक आती है हिक्सन थ्योरी। मार्शलियन थ्योरी होती है जहां पे इनकम कांस्टेंट होती है, हिक्सन थ्योरी वो होती है जहां पर यूटिलिटी कांस्टेंट होती है। तो जो स्लट्सकी थ्योरी है इज बेसिकली कनेक्टेड विद द मार्शलियन थ्योरी, नंबर 1 थिंग। नंबर 2 थिंग, जब यहाँ पे किसी भी प्रकार मतलब मान लीजिए अगर प्राइसेस चेंज होते हैं तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दोनों ही कंसिडर किए जाते हैं। आपको याद होगा कि मैंने एक बार डिस्कस किया था हिक्सन इफेक्ट। तो हिक्सन में सिर्फ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ही ऑपरेट करता है, इनकम इफेक्ट ऑपरेट ही नहीं करता। यहाँ पे दोनों इफेक्ट ऑपरेट करते हैं। स्लट्सकी का मतलब यही है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग ये रखनी कि जो स्लट्सकी थ्योरम है ये हमारे कंज्यूमर थ्योरी में जो प्राइस इफेक्ट होता है या प्राइस चेंज को 2 पार्ट में डिकम्पोज करता है। नंबर 1 इनटू द इनकम इफेक्ट, नंबर 2 इज द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। मतलब आप ऐसा मान लो ये नंबर लाइन है, ठीक है। आप ओरिजिनली आप इतनी डिमांड करते थे, फिर प्राइसेस में चेंजेस आए, अब आप इतनी डिमांड करो, मतलब प्राइस मान लीजिए कम हुआ है, तो यू आर बेसिकली डिमांडिंग मोर ऑफ द गुड, ठीक है। तो ये जो एंटायर होता है इसको प्राइस इफेक्ट बोलते हो इसको प्राइस इफेक्ट, क्योंकि पहले इतनी थी फिर इतनी क्वांटिटी हो गई। लेकिन ये प्राइस इफेक्ट जो है 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक पार्ट होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक होगा इनकम इफेक्ट। मैं इसको नंबर लाइन पे इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये नॉर्मल कमोडिटीज, इंफीरियर कमोडिटीज और गिफिन कमोडिटीज में डिफरेंट होता है। इवन नॉर्मल और गिफिन का काफी बड़ा रोल है। हमेशा ध्यान रखना, गिफिन कमोडिटी में इनकम इफेक्ट बहुत हाई होता है, मतलब उसकी बहुत ज्यादा वेटेज होती है। इसका मतलब ये हो जाता है जब आप हिक्सन थ्योरी की बात करते हो तो फिर गिफिन गुड की बातें नहीं होंगी वहां पर, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। तो आपने ये लिख दिया, उसके बाद में आप स्लट्सकी थ्योरम और एक्सप्लेन करोगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो भी प्राइस इफेक्ट होता है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, ठीक है। जैसे मैंने बोला प्राइस इफेक्ट है तो 2 पार्ट में डिवाइडेड, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। लेकिन उसको आप थ्योरम के फॉर्मेट पे कैसे लिखोगे? इट्स अ स्टैंडर्ड थ्योरम, क्योंकि ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का और मुझे 3 पेजेस इसके अंदर 2.5 से 3 पेजेस भरने हैं, तो मुझे इसका प्रूफ भी करना पड़ेगा। मैं बता देता हूं आपको, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों तो आपको 1 पेज मैक्सिमम फिल करना है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है अगर एग्जाम में तो 1.5 पेज मिनिमम करना है। अगर आपका 8 मार्क्स का तो 2 पेज या 2.5 पेज टू 3 पेज तक अपना आंसर करना, मतलब मिनिमम 2 पेज होने चाहिए, मैक्सिमम 3 पेज, उसके बीच में भी चल सकता है। अब देखिए सिंपल सा लॉजिक है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी फाउंडेशन क्लासेस में सारी चीजें मैंने डिटेल में डिस्कस करी हैं। तो यू आर सेइंग दैट क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को बताने के लिए आप क्या सोच रहे हो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा होता है रिलेटिव फॉर्म में। मान लीजिए किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज हुआ, गुड एक्स का प्राइस चेंज हुआ, अब देखना यह होगा कि गुड वाई चीपर है या एक्सपेंसिव रिलेटिव फॉर्म में।
अगर गुड एक्स का प्राइस एक्सपेंड मतलब महंगा हो रहा है, बढ़ रहा है, तो गुड टू अगर चीपर हो रहा है तो कंज्यूमर विल कंज्यूम गुड टू, सो दैट ही विल नॉट कंज्यूम गुड एक्स, तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो गुड एक्स की डिमांड इसलिए कम नहीं हो रही क्योंकि उसका प्राइस ज्यादा है, नहीं, गुड एक्स की डिमांड इसलिए कम हो रही है क्योंकि गुड टू चीपर हो गया। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे पी जे और आई रखा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। जैसे यहाँ पे एक्स आई मार्जिनल डिमांड को डिनोट किया जा रहा है, ये स्टैंडर्ड आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक्स ही लिखा है, दैट इज हिक्सन डिमांड, पी जे प्राइस ऑफ गुड जे, एम इज द इनकम, ठीक है। अब इसको थोड़ा फॉर्मूला वे में लेके चलते हैं। जैसे आपको करना क्या होता है कि ये आपका कंजम्पशन सेट होता है कि यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट दैट दिस इज योर कंजम्पशन सेट, यानी आप इतनी डिमांड कर रहे हो, एंड दिस डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ द मल्टीपल प्राइसेस। मतलब हम लोग कहते हैं कि x इज अ फंक्शन ऑफ P1 P2 बिकॉज देर आर टू कमोडिटीज। इफ देर आर n कमोडिटीज तो ये सबका फंक्शन होगा। अब होता क्या है कि मान लीजिए किसी कमोडिटी के प्राइस इंक्रीज या कम हुआ है, बढ़े या कम हुआ, तो उससे सबसे पहले हमारी परचेजिंग पावर इफेक्ट होती है। सबसे इनिशियल लेवल पे परचेजिंग पावर क्यों? मान लीजिए किसी कमोडिटी के प्राइस कम हो गए, चलो कम हो गए, यानी कल ज्यादा थे आज कम हो गए। तो मैं मार्केट गया था कल, मैं ये बॉटल 5 बॉटल लेकर आया था, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं। एग्जाम्पल ये मुझे 500 रुपीज की एक बॉटल पड़ी, तो मैं 2,500 रुपए की 5 बॉटल ले आया था। अब मुझे ये कमेंट मत करना सर महंगी ले आए आप, ठीक है, वो डिस्कशन नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो मैं 2,500 रुपए की 5 बॉटल्स ले आया, आज ये 400 रुपए की हो गई। तो जब मैं आज दोबारा गया, मतलब मैं सेलर हूं, ठीक है, मतलब सेलर इन सेंस में बेचता हूँ, रिसेल करता हूँ चीजें, तो आज मुझे 2,000 रुपए की 5 मिली, तो टेक्निकली मेरा आज फायदा हो गया। अब मैं उस पर नाराज ही हो रहा हूं कि यार तू अगर कल ही कर देता ये प्राइस, या मान लो मैं आज नहीं लेने गया, मैं कुछ और काम से गया और मैंने पूछा, तुमने बोला आज ये 400 रुपए की, तो मैं नाराज होऊंगा ना, क्योंकि मैं एग्जिस्टिंग कंज्यूमर हूं, मैंने कल डिमांड कर ली थी। तो हमेशा जानना, जब कम्युनिटी के प्राइसेस चेंज होते हैं तो जो एग्जिस्टिंग डिमांडर्स होते हैं, जो पहले जिन्होंने डिमांड करी थी, उन वो लोग वहां पे अपना बिहेवियर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो उनसे क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर चेंज हो रही होती है, तो वही पॉइंट आपने यहाँ पे लिखा है। कंसर्न कंसर्न ये है कि इफ द प्राइस चेंज एंड इफ आई सेव कि इफ आई वांट टू कंज्यूम दैट ओरिजिनल लेवल, जैसे 5 बॉटल मैंने कल खरीदी थी, अगर 5 के 5 बॉटल मैं आज खरीदता हूं तो मुझे कम पैसे पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग अपने माइंड में रखना। तो जैसे कि मैंने बोला था कि मेरे पास ये स्टैंडर्ड डिमांड फंक्शन था, एंड दिस इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस एंड इनकम, और अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे ये आएगा। अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे जो ये वाला पोर्शन है, दिस वन पोर्शन, ये इसको आप बोलोगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, और ये हमेशा नेगेटिव होता है, आपका कमोडिटी कैसा भी हो, नॉर्मल हो, इंफीरियर हो, गिफिन हो, द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर ऑल पीपल, गिव मतलब इररिस्पेक्टिव के वो मुकेश अंबानी ही क्यों ना हो। वो भी बात है कि वो भी सस्ती चीजें देख रहा है ना, वो भी सोच रहा है कि मुझे फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। ऐसे ही जो आपका ये वाला पोर्शन है, दैट मीन दिस, ये वाला जो पोर्शन है दैट इज द इनकम इफेक्ट, एंड फाइनली जो प्राइस इफेक्ट आ जाता है वो अलग वैल्यूज हो जाती हैं, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग अपने माइंड में रखना। अब एक चीज और है, जैसे दिस इज द इफेक्ट, ये वाला आपका फाइनल इफेक्ट, ये वाला का आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, राइट। जो फाइनल इफेक्ट होता है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गुड। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आप समझना, ऐसा समझना कि जैसे मैंने बोला कमोडिटी नॉर्मल है, तो नॉर्मल कमोडिटी में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी नेगेटिव होगा और इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव होगा, सो दैट योर प्राइस इफेक्ट इज ऑल्सो नेगेटिव, है ना। आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी नेगेटिव होगा, आपका प्राइस इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव होगा, तो योर एंटायर प्राइस इफेक्ट गोज टू नेगेटिव। ओके विद इट, चले एक बात ये हमारी यहां पर हो गई। लेकिन अगर आपका इंफीरियर है तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो नेगेटिव है, लेकिन इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है, बट यहां पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन द इनकम इफेक्ट, सो दैट योर प्राइस इफेक्ट नो डाउट इज नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव,
ठीक है। लेकिन अगर ये गिफिन गुड है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट नेगेटिव है, इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है, बट इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, दैट हाईली इनकम इफेक्ट, सो दैट योर एंटायर प्राइस इफेक्ट इज नेगेटिव, सॉरी इज पॉजिटिव। क्लियर? सो दैट्स व्हाई वी से कि गिफिन गुड के केस में इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से ज्यादा होता है, तो आपको जो एंटायर प्राइस इफेक्ट है वो पॉजिटिव होगा। ये इंप्लाई करता है कि अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज करेगा तो इट विल सपोज के डिमांड भी उसकी इंक्रीज करेगी। आपको क्या लगता है कि जो चीज महंगी है उसकी डिमांड हमेशा कम होगी? क्या लॉ ऑफ डिमांड हमेशा अप्लाई करता है, हर कमोडिटी पर अप्लाई करता है? नहीं, इट इज नॉट अप्लाइड ऑन ऑल टाइप ऑफ कमोडिटीज। समटाइम इट इज बेसिकली डिपेंड्स ऑन कि नेचर ऑफ द कमोडिटी क्या है। गिफिन है, गिफिन मतलब मान लो कोई चीज मुझे पसंद नहीं है क्योंकि वो सस्ती है, जैसे आलू है, पटैटो। पटैटो आपको पता है पहले पहले ऐसे बोला जाता था कि गरीब लोगों का खाना होता, मतलब जिसके घर में आलू बनाए या जो जो खाने में आलू खा रहा है वो गरीब आदमी है ना, ऐसे बोलते थे ना। अब देखो आलू को कितना महंगा कर दिया। मैं एक बार एक मतलब एक नॉर्मल सरदार जी का ढाबा था, चाप मिलती थी, तो मैंने वहां पे स्टफ आलू पूछे। स्टफ्ड आलू का जो प्राइस था, जो जो उसकी प्लेट थी, उसका प्राइस चाप, जो तंदूरी चाप जो भी चीजें होती हैं उससे ज्यादा था। आलू की वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो महंगा है ना, थोड़ा प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, तो अब प्राइस अगर बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड बढ़ रही है। डिमांड बढ़ रही है, इस वजह से उसको हम इसलिए हम बोलते थे हाँ वो अब गिफिन गुड था पहले, अब वो जो है अपने नॉर्मल नेचर पे आता जा रहा है। ठीक है, तो एक पॉइंट है यहाँ पे। और इस केस में जो हमारी गिफिन गुड की डिमांड कर्व होता है, इट इज बेसिकली द अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, तो एक ये फ्रेमवर्क आप लोग यहाँ पे रखिएगा। तो हमने अपने इस आंसर को 2 पेजेस में जनरली एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कवर्ड हो गया। ओके, ये पार्ट हमने करा 2 पेजेस में। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग इधर। क्वेश्चन नंबर 2 जरा ध्यान से रीड करिएगा। कहते हैं कंसिडर द फॉलोइंग फंक्शन यूटिलिटी इज इक्वल्स टू Q1 इंटू Q2 टू द पावर 2। ये पेपर आपने डे 2 में भी देखा था, डे 1 में भी देखा था, अगर आपको याद हो। कहते डिराइव द कॉम्पनसेटेड डिमांड फंक्शन एंड शो दैट दिस डिमांड कर्व इज ऑलवेज नेगेटिवली स्लोप्ड। ये बहुत बार पूछा है। कैसे करना है इसको हमें सॉल्व? कॉम्पनसेटेड बोल रहे हैं, पहले आप कॉम्पनसेटेड डिमांड कर्व को एक्सप्लेन करोगे इंट्रो पार्ट में, फिर आप इस यूटिलिटी फंक्शन को लोगे। क्योंकि कॉम्पनसेटेड है तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव होगा दैट इज योर एक्सपेंडिचर P1 Q1 P2 Q2। सो आपका ऑब्जेक्टिव होगा टू मिनिमाइज दिस, है ना, इसको मिनिमाइज करना आपका ऑब्जेक्टिव होगा विद द गिवन कांस्टेंट यूटिलिटी फंक्शन, है ना। यूटिलिटी फंक्शन कांस्टेंट गिवन होगा आपको, तो उस पैटर्न पे आप इसको सॉल्व करोगे गाइस। ओके विद इट, चलिए सॉल्व करा। फिर वो कहते हैं कि डिराइव द कॉम्पनसेटरी डिमांड फंक्शन। एक पार्ट यहां तक हो गया, 5 नंबर यहाँ पे कवर हो गए। ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का है। फिर वो कहते हैं शो दैट, आई थिंक 8 या 6 मार्क्स होगा। ठीक है, शो दैट दिस डिमांड कर इज नेगेटिवली स्लोप्ड। देखो यहाँ पे टर्म यूज करते हैं ऑलवेज। ऑलवेज वर्ड इस प्रेफरेंस के लिए अप्लाई हो रहा है बिकॉज दिस इज द वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस एंड स्टिकली कॉन्वेक्स नेचर आईसीज। ठीक है, अब इसमें आपको इंट्रो तो पार्ट हमने कंपल्सरी डिमांड कर में कर दिया, ये मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं। फिर आप लेग्रांज लगाओगे, लेग्रांज में एक्सपेंडिचर मिनिमाइज करोगे। ठीक है, और यूटिलिटी कांस्टेंट है, फिर आप इसको Q1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, Q2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, फिर लैम्डा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे एंड सो ऑन, पूरा प्रोसेस आएगा। फिर कर करा के वैल्यू निकालोगे एंड व्हाट यू गेट एंड, कि आपका जो Q1 है उसका P1 के साथ में क्या रिलेशनशिप है, सो दैट इज द नेगेटिव रिलेशनशिप। तो दैट्स वाई आपको जो डिमांड कर्व बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ओके विद इट, ये पैटर्न है इसको सॉल्व करने का। मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से इसको हमने सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले आपको इंट्रो करना है दोस्तों, कंपल्सरी डिमांड फंक्शन ये डिस्कस कर चुके हम लोग डे 2 वाली क्लास में। ठीक है, प्रेफरेंस हमारा वेल बिहेव्ड प्रेफरेंस स्टिकली कॉन्वेक्स नेचर है। आपने यहाँ पे लेग्रांज मल्टीप्लायर लिया, सॉल्व करोगे। आई होप यू गॉट माई पॉइंट ना, क्योंकि आई नो अगर आप डे 3 देख रहे हो तो आप डे 1 डे 2
यार यही तो चीज होगी, मुझे यही तो आपको सिखाना है कि आगे चल के अगर कोई टॉपिक रिपीट हो रहा है तो उसमें आपको उतना हेडेक नहीं लेना जितना आप इनिशियली ले रहे थे। अब ये टॉपिक, ये क्वेश्चन रिपीट होता है, अब आपको इसको एक फ्लो में करना है, ये नहीं कि आप इसको फिर से पढ़ने बैठ रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। तो हमने इसको बिल्कुल डिफरेंशिएट करा, पर्टिकुलर लेवल पे सॉल्व किया, वैल्यू निकाली, एंड यू विल गेट द वैल्यू, मतलब Q1। ठीक है, Q1 की वैल्यू आई है, क्योंकि फर्क ये है कि जो डे 2 में क्वेश्चन था वो था Q1 की पावर A, Q2 की पावर B। तो वहां पे जो Q1C आया था वो A B और कांस्टेंट यूटिलिटी इसके टर्म में आया था। ठीक है, A B और इसके टर्म में आया था, पर यहाँ पे फर्क हो गया, U बार है, P1 P2 है, A और B नहीं है, तो ये वैल्यू आ गई। आपको दिख गया है कि जो Q1 है इट इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस, नो डाउट अप्लाई होगा डिमांड फंक्शन। तो क्या रिलेशन है, क्योंकि प्राइस डिनोमिनेटर में दे रखा है, इफ द प्राइस इंक्रीज देन डिमांड विल डिक्रीज, तो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। आपने इसको थोड़ा सा इसी तरीके से लिखा जनरली, अगर आप चाहो तो एक सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप डिफरेंशिएट कर दो, अपनी डिमांड को प्राइस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, देन यू विल गेट दैट कि हाँ ये नेगेटिव आ रहा है। तो कॉम्पनसेटेड डिमांड कर्व इन दिस पर्टिकुलर प्रेफरेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। ओके विद इट। एंड देन उसके बाद में आप यहाँ पे कंक्लूड कर दो चीजों को, तो एक ही आपका यहाँ पे पार्ट कवर हो गया। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात आपको अच्छे से। चलिए उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ या हियर इट इज क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप क्वेश्चन रीड करिए पहले, इसके ऊपर हम पानी वगैरह ले लेते हैं। ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन गाइस? कहते हैं बोथ मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच एंड इंडिफरेंस कर्व अप्रोच yield द सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन फॉर अ रैशनल कंज्यूमर। अब देखो, दिस इज कनेक्टेड विद द ट्रेडिशनल थ्योरी। आपको पता है दो प्रकार की थ्योरीज आई हैं हमारे पास अभी तक। एक है कार्डिनल थ्योरी, जिसका पार्ट यहां से इसमें कनेक्टेड है, मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच, ये कार्डिनल वाला पार्ट है। ठीक है, एक है हिक्सियन थ्योरी जो आपका इंडिफरेंस कर्व अप्रोच है। ठीक है, ये कहते हैं कि एक स्टेटमेंट है कि आप मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच की बात करो या इंडिफरेंस कर्व अप्रोच की बात करो, एक रैशनल कंज्यूमर के लिए वो दोनों ही केस में आपको सेम इक्विलिब्रियम लेवल आपको देता है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। कहते हैं डिस्कस द रिलेटिव एडवांटेज ऑफ द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच ओवर द मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच। देखो पहले तो आपको ये डिस्कस करनी है, पहले तो थोड़ा सा इसको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच बताना है, इंडिफरेंस कर्व अप्रोच एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में जब पूरा आप एक्सप्लेन कर लोगे, इंट्रो पार्ट बॉडी पार्ट, फिर आपको ये समझाना होगा कि जो आईसी है, क्योंकि आज की डेट में इंडिफरेंस कर्व अप्रोच चल रही है, तो आईसी अप्रोच इज बेटर देन द मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, तो मैं आपको एक बार इसका आंसर दिखा देता हूं कि मैंने किस तरीके से आप लोगों के लिए लिखा है। फ्रेमवर्क क्लियर कर लो। फर्स्ट यू नीड टू राइट द इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रो में पहले आपको मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच का एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा, 2-3 लाइन में। उसके बाद में आईसी अप्रोच को एक्सप्लेन करना है 2-3 लाइन में। फिर उसके बाद में उन दोनों का बेसिक कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन हो गया, ये आपका बॉडी पार्ट हो गया। उसके बाद में आपको ये शो करना है, मतलब ऐसी स्टेटमेंट लिखनी है, उन उन पॉइंटर्स को पॉइंट आउट करना है, मतलब मार्क करके बताना है, क्योंकि लिखना उतना ही है जिसमें ये प्रूफ हो कि आईसी इज बेटर देन द मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच। क्लियर है मेरी बात? ये आपका पैटर्न है जनरली क्वेश्चन नंबर 3। तो फर्स्ट, जैसे कि मैंने बताया, इंट्रो पार्ट इसका थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि दो अप्रोचेस एक्सप्लेन कर रहे हो। पहले तो आपको यही एक्सप्लेन करना है कि जो उन्होंने कहा है उसका मतलब क्या। तो ये अब जो पूरा क्वेश्चन है, मैंने पहले ये लिखा कि दोनों अप्रोच एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अंडर रैशनल बिहेवियर। हमेशा ध्यान रखना, एक कंडीशन होती है जहां पे दोनों को दोनों मतलब उनका सेम इक्विलिब्रियम लेवल होता है। हमारा दोनों ही सिचुएशन में आप कहते हो सर एमआरएस और मेरा प्राइस रेशियो वो सिमिलर होता है जब आप बात करते हो जनरली दी मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच। अगर आपको ये बात याद हो तो आप वन गुड इकोनॉमी केस, टू गुड इकोनॉमी केस की बात करते थे, दैट एम यू एम अपॉन में, ये एम यू एम नहीं,
एम यू इज इक्वल्स टू एम यू एम। ऐसा याद है आप लोगों को? ऐसी बातें करते थे जिसको आप एम यू एम को वन बोला करते थे, फिर आप कहते थे सर मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू वन आई है, फिर डायग्राम बनता था आपका, ये मार्जिनल यूटिलिटी होता था, ये प्राइस होता था, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई, ये प्राइस और ये क्वांटिटी। ऐसा कुछ याद है? हम लोग ऐसा मैंने आपको सिखाया फाउंडेशन में भी। तो ये पैटर्न है। तो अपनी जनरली एक्सप्लेन करना है कि हमारी जो आईसी अप्रोच है इट इज मच बेटर देन योर मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो पहले आप सिंपली ऑर्डिनरी मेजरमेंट के थ्रू समझाओगे, क्योंकि आप यहाँ पे कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की या मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच की लिमिटेशन समझाओ। जैसे उसकी एक लिमिटेशन ये होती है कि एमयू एज्यूम करता है कि यूटिलिटी कार्डिनली मेजरेबल है, तो ये अनरियलिस्टिक है, ये बात ठीक नहीं है। लेकिन जो आईसी अप्रोच है वो कहती है कि ऑर्डिनल मेजरमेंट जो है वो मतलब आप कंज्यूमर के प्रेफरेंस को रैंक कर सकते हो विदाउट असाइनिंग एनी न्यूमेरिकल वैल्यू। आप कह सकते हो हायर आईसी गिव हायर प्रेफरेंस, हायर बेनिफिट्स। ठीक है, हम लोग मान के चलते थे कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से इंडिपेंडेंट होती थी एमयू मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच। ठीक है, वो बात गलत अजम्पशन है। इट इज बेसिकली थ्योरेटिकली वीक और एम्पेरिकली इम्प्लॉसिबल। आईसी अप्रोच में इस अजम्पशन को एलिमिनेट किया बाय अंडरस्टैंडिंग दैट के कमोडिटी, आप ऑप्टिमल कमोडिटी तभी निकाल सकते हो जब आपके पास एक गिवन बजट कंस्ट्रेंट हो। ठीक है, एंड इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आपको पता है कार्डिनल थ्योरी जो मार्शलियन थ्योरी है, दे नेवर डिकम्पोज द प्राइस एंड सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट फॉर द गिवन गुड, वो नहीं बता पाए। ठीक है, कंसर्न ये है कि हमें पता है कि अगर आप इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात करते हो तो प्राइस इफेक्ट जनरली दो पार्ट में डिवाइड होता है, इधर हिक्सन इफेक्ट और सेलेस्टी इफेक्ट। लेकिन ये डिकम्पोजिशन मार्जिनल यूटिलिटी फ्रेमवर्क में पॉसिबल नहीं है। कार्डिनल यूटिलिटी यहां पे फेल हुई है, ध्यान रखना। कार्डिनल यूटिलिटी इज नॉट 100% दी मार्शिलियन थ्योरी। मार्शिलियन का एक पार्ट है जो सेलेस्टी ने फॉलो किया, उसके बेसिस पे आप निकाल सकते हो उसको, बट 100% मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच कार्डिनल से कनेक्टेड है, जहां पे आप प्राइस इफेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। ओके विद इट? तो एक ये जनरल पार्ट है। लिमिटिंग गुड्स का मतलब हमें पता है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच है वो नॉर्मल गुड्स तक ही सीमित थी। मतलब दे नेवर टॉक अबाउट द गिवन गुड्स, दे नेवर टॉक अबाउट द इंफीरियर गुड। बट हमें पता है आईसी अप्रोच ने इंफीरियर गुड और गिवन गुड्स को भी कंसीडर करा। अब ऐसा मान लो एमयू अप्रोच में हमेशा गुड कमोडिटीज होती थी ऑलवेज, लेकिन यहां पे दे ऑल्सो टॉक अबाउट दी बैड कमोडिटीज, क्योंकि इंफीरियर और गिवन बैड कमोडिटीज होती हैं। क्लियर है मेरी बात आपको अच्छे से, बढ़िया से? ठीक है, तो आप इसको इसी तरीके से एक्सप्लेन करोगे। समझ में आगे बात आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इधर। उसके बाद में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कहते हैं शो दैट डिमांड हैज यूनिटरी प्राइस इलास्टिसिटी। इफ यू नोटिस दैट के डे 3 में इलास्टिसिटी आया, डे 1 में आया था, डे 2 में आया, डे 3 में आया, और मैं उन्हीं क्वेश्चन को उठा रहा हूं जो रिपीटेड हुए हैं और एक बार लिख रहा हूं मैं उनको। इसका मतलब इलास्टिसिटी वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब वो कहते हैं अगर कंजम्पशन कर्व, प्राइस कंजम्पशन कर्व पीसीसी अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो ये शो करो कि जो डिमांड है वो यूनिटरी इलास्टिक है। अब एक अंडरस्टैंडिंग करो आप लोग, पीसीसी क्या होता है? पीसीसी का मतलब होता है कि जैसे मैंने बोला, जैसे ये मेरा एक बजट कंस्ट्रेंट है और एक मेरा इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, अब मान लीजिए गुड वन का प्राइस चेंज हो रहा है, तो गुड वन का प्राइस मतलब कम हो रहा है, तो बजट कंस्टेंट आगे शिफ्ट होगा, एक इंडिफरेंस कर्व और जाएगा, आगे शिफ्ट होगा और आ जाएगा। तो ये जितने भी ऑप्टिमम पॉइंट्स है अगर आप इनको ज्वाइन कर लेते हो, दिस इज नोन एज पीसीसी। अगर प्राइसेस चेंज होने की वजह से जो बजट इक्विलिब्रियम चेंज हो रहा है, बजट और आईसीस का टेंजेंसी, उनकी ज्वाइनिंग को आप पीसीसी कहते हो। ठीक है, और अगर इनकम चेंज होने से जो चेंजेस आ रहे हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, उनके कॉम्बिनेशन को आप आईसीसी बोलते हो, इनकम कंजम्पशन कर्व। ठीक है, अब कंसर्न क्या है कि
इन्होंने बोला यूनिटरी प्राइस इलास्टिक होगा। यूनिटरी प्राइस इलास्टिक मतलब जो ईडी होगा वो 1 होगा अगर पीसीसी हॉरिजॉन्टल होगा। यानी सोचो, जैसे मैंने इसको आपको ऐसे यू शेप बना दिया, लेकिन अगर मान लो अगर ये ऐसा हुआ, इसका मीनिंग पता है क्या है? ये आईसी एरा, ये आईसी एरा, इसका मतलब ये है कि गुड एक्स का प्राइस कितना भी कम होता जा रहा है। मतलब एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पे मेंशन नहीं है कि गुड एक्स का प्राइस है वाई का प्राइस, बट आपका जो भी चेंज होता जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, इंडिफरेंस कर्व आपका एक ही लाइन पर लाई कर रहा है। मतलब यू ऑलवेज कंज्यूम द सेम लेवल ऑफ क्वांटिटी ऑफ गुड वाई। हॉरिजॉन्टल का मतलब वही होता है। तो इसके लिए आपको पहले क्या करना है? पहले आपको देखो, पहले यहाँ पे जो मेन वर्ड है वो पीसीसी है। फर्स्ट आपको पीसीसी एक्सप्लेन करना इन द इंट्रोडक्शन पार्ट, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना 2-3 लाइंस में। फिर 2 लाइन में, 1 से 2 लाइन में आपको यूनिटरी इलास्टिसिटी को भी समझाना है कि वो क्या होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। फिर आएगा पार्ट, बॉडी पार्ट, जिसमें ये प्रूफ होगा कि अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो फिर ये वन कैसे हो सकती है, फिर वो आप प्रूफ करोगे। और फाइनल कंक्लूजन में जो शुरू में लिखा है उसको एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या इसका सोल्यूशन पैटर्न है। यहाँ पे जैसे पहले आपने देखो दोनों चीजों को एक्सप्लेन करना है। जैसे ये आपने पीसीसी को एक्सप्लेन किया है। पीसीसी शोज द लोकस कॉम्बिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, है ना, टेंजेंसी पॉइंट्स, एज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस होल्डिंग इनकम एंड प्राइस ऑफ द अदर कमोडिटी कांस्टेंट। क्लियर? ये बात आपको समझ में आती है? मतलब अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसे ही आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन कर दोगे तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब कंसर्न क्या है कि जो उन्होंने बोला है, देखो डायग्राम में आपको रखना है। हॉरिजॉन्टल पीसीसी का मतलब हो जाएगा कि द कंज्यूमर विल ट्राई टू कंज्यूम कांस्टेंट आउटपुट, ठीक है, वाई को। प्राइस हमने बोला गुड वन का प्राइस चेंज होता जा रहा है, हॉरिजॉन्टल का मतलब वही होगा। तो ये टेंजेंसी सेम है। इसका मतलब पहले तो आप ये देखो ना, जैसे यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है तो आप गुड वन की बात करोगे। गाइस ध्यान ध्यान रखना, अगर 2 कम्युनिटीज है, गुड वन गुड टू, सो यू ऑलवेज टॉक अबाउट ओनली गुड टू, इरिस्पेक्टिव कि आप क्वेश्चन कुछ ना गिवन हो। हाँ, अगर वो दे देते हैं कि गुड टू के बारे में बात करो तब आप लिखोगे, अदरवाइज गुड वन। तो ये तो दिख रहा है कि अगर प्राइस कम होते जा रहे हैं तो क्वांटिटी ऑफ गुड वन इंक्रीज करता जा रहा है। तो क्लियर है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो डिमांड कर्व तो इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग मतलब इस तरीके से होगा। एंड इट इज बेसिकली द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मुझे बताओ समझ में आई मेरी बात आपको? इट इज जनरली द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब थोड़ा सा आप एक्सप्लेन यहाँ पे करोगे, थोड़ा सा फ्रेमवर्क, जैसे हमने बोला था कि गुड एक्स एंड वाई। ये मान लीजिए गुड एक्स का प्राइस चेंज हो रहा है टू कीप द इनकम एंड प्राइस ऑफ गुड टू कांस्टेंट, एक ये पार्ट है। पीसीसी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होता है, इसका मतलब होता है कि एनी सक्सेसिव प्राइस चेंज ऑफ एक्स द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ वाई कंज्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। मींस मे भी हो सकता है कि गुड वाई न्यूट्रल हो, पर वो हम ये अजम्पशन लेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि इनकम कांस्टेंट है और एक्सपेंडिचर ऑन ऑन गुड वाई डज नॉट चेंज। इनकम कांस्टेंट मतलब हमें पता है हमारे ये बजट कांस्टेंट है, ठीक है, जिसे और मैं यहां लिख देता हूं P1 X1 P2 X2 इज इक्वल्स टू इनकम। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये कांस्टेंट है, इसकी आप कांस्टेंट डिमांड कर रहे हो, इसका प्राइस कांस्टेंट है। सो एनी चेंज जो भी होगा मतलब सब कुछ कांस्टेंट है। तो अगर प्राइस में कोई चीज फर्क पड़ता है तो क्योंकि सब कुछ सेम है तो प्राइस और क्वांटिटी में सिमिलर चेंज होना चाहिए। मुझे बताओ, अगर मैं कहता हूं कि गुड वन का प्राइस इंक्रीज कर रहा है एंड टू कीप एवरीथिंग कांस्टेंट, तो गुड वन की क्वांटिटी उतनी ही परसेंटेज से कम होनी चाहिए जितने परसेंटेज से उसका प्राइस बढ़ रहा है, या जितने परसेंटेज से इसका प्राइस कम हो रहा है उतनी परसेंटेज से क्वांटिटी ऑफ गुड वन इंक्रीज करना चाहिए। तो समझ में आती है? तो व्हाट वी एज्यूम दैट ये इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू सेव के सर आवर टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर इज दिस P1 X1। इसका मीनिंग ये हो जाता है कि
कंसर्न ये है कि अगर हमने बोला है कि प्राइस कम हो रहा है और ये इंक्रीज कर रहा है, सो देयर इज नो चेंज। ऑब्वियस ही बात है, ये सेम, सो इट मस्ट बी ऑल्सो रिमेन सेम। एग्री करते हो इस बात से? तो टोटल इफेक्ट आप टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहना चाहिए। इसका मतलब चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर विद रिस्पेक्ट टू प्राइस इज कांस्टेंट। अगर आप इसको ऐसा रखते हो तो ये इंप्लाई करता है कि इलास्टिसिटी आपकी यूनिटरी होगी। सो दिस इज द फॉर्मूला। मैंने अपनी क्लास में, मेरी फाउंडेशन की क्लास में, अगर हो सकता है फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, मेरी इलास्टिसिटी वाला क्लास उठा के देखना, पूरे 1.5 घंटा मैंने उसके ऊपर लिया था, डिटेल समझाया था। तो जब इलास्टिसिटी मतलब चेंज डी टीई विद रिस्पेक्ट टू DP1 अगर 0 होता है तो इलास्टिसिटी आपकी यूनिटरी होती है। ये बात मैंने सिखाई है, ठीक है? तो ये चीज आप लोग अपने माइंड में रखिएगा। सो दिस इज द बेसिक आंसर, ठीक है? ये कंक्लूजन है, आपने कंक्लूड कर दिया कि यूनिटरी इलास्टिक होगा अगर हमारा पीसीसी हॉरिजॉन्टल होगा। क्लियर? चलिए उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन लोग इधर। क्वेश्चन नंबर 5 इजी है, बहुत 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 ज्यादा इजी है। कहते हैं सपोज दैट अ कंज्यूमर इन अ टू कमोडिटी वर्ल्ड हैज अ लीनियर आईसी विद अ स्लोप इक्वल टू -half and find out the equilibrium consumption when prices for both commodities equal to 2. Okay, and income level is 2000. How does an equilibrium bundle change when price is this with the same level of income? Okay, assume that the consumer spends all income on these two goods only. ठीक है, मतलब सेविंग नहीं है। क्वेश्चन समझिए आप लोग, क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि एक तो लीनियर आईसी है, ये लीनियर आईसी मतलब ये हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, आपने लीनियर इंडिफरेंस कर्व मतलब क्या समझ सकते हो? अगर मैं आपसे यूटिलिटी अज्यूम करवाऊं तो शायद आप मुझे ये नहीं कह सकते दैट ए एक्स प्लस का बी वाई, या स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे ए एक्स प्लस का वाई, क्योंकि ये हो गया परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। स्लोप ये कहते हैं आईसी का स्लोप -half है, तो अगर आप इसके स्लोप की बात करते हो दैट इज ए बाई बी दैट इज इक्वल्स टू 1/2। इसका मतलब रिलेटिव फॉर्म में A1 है B2 है, तो आपने क्या यहाँ पर यूटिलिटी नहीं निकाल सकते x इक्वल्स टू 2b, x प्लस का 2b। ये माइनस साइन तो सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है ना, ये बात तो सिखा चुका हूं मैं आपको पहले भी। फाइंड आउट द इक्विलिब्रियम, यानी आपको यूटिलिटी मिल गई, इनकम ये है, प्राइजेज ये है, ठीक है? तो अब आप उसके हिसाब से सॉल्व कर दोगे। अब वो कहता है अगर आपका प्राइस ये हो जाता है तो फिर क्या चेंज होगा? कुछ नहीं है, सॉल्व कर देना है। जैसे मैंने सॉल्व कर दिया है, इसको मैं आपको दिखा देता हूं। जो मैं यहां लिख रहा हूं वो चीज मैंने ऑलरेडी वहां लिखी हुई है। देखिए, पहले आप कैलकुलेशन समझ लो, फिर मैं इंट्रो पार्ट आपको दिखाऊंगा। क्योंकि स्लोप आपका ये है, इनकम आपकी ये दे रखी है, तो आईसी आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया। ये आपका बजट कंस्ट्रेंट है। यूटिलिटी क्योंकि ये लीनियर था, तो यूटिलिटी इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस का बी वाई, और क्योंकि स्लोप 1/2 है तो ये हो गया आपका x प्लस का 2b, वो 2y, ऐसा ही कुछ। u इज इक्वल्स टू एक्स प्लस का 2y। ओके विद इट? चलो यहां तक हमने बहुत अच्छे से बात समझ ली। केस वन में वो कहते हैं कि प्राइस हमारा ये है और ये हमारा दिस वन है, ठीक है? अब एक बार बताओ, ये मेरा बजट कंस्ट्रेंट है, ठीक है? इसे मैंने बोल दिया बजट कंस्ट्रेंट, ठीक है? और वो कहते हैं कि प्राइस रेशियो ज्यादा है, एमआरएस कम है, तो आईसी तो आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ होता है। कोई भी प्राइस रेशियो अगर ज्यादा होता है, इसका मतलब उसका डिनोमिनेटर कम है, यानी गुड टू चीपर है, ठीक है? मुझे बताओ आप लोग, कंज्यूमर कौन सा गुड कंज्यूम करेगा, गुड 1 और गुड 2? लॉजिकल सोचना। देखिए, प्राइस रेशियो ज्यादा हो रहा है, प्राइस रेशियो ज्यादा होने का मतलब क्या, रिलेटिव फॉर्म में गुड 1 एक्सपेंसिव है, गुड 1 महंगा, गुड 2 सस्ता है, तो ही विल कंज्यूम ओनली गुड 2, ओनली गुड 2। अब अगर ये सिर्फ गुड 2 कंज्यूम कर रहा है तो उसका जो इंडिफरेंस कर्व है वो यहां पे लाई करेगा। दिस इज द आईसी, सो दैट इज द पॉइंट। क्लियर है मेरी बात? और क्योंकि ओनली गुड 2 लेगा, ठीक है, तो जनरली हमें पता है कि कोई भी कंज्यूमर हमेशा मतलब
जो चीपर कमोडिटी होता है उसको कंज्यूम करने की कोशिश करता है, हमेशा अपना खर्चा कम से कम करने की कोशिश करता है. सो एज कंपेयर एक्सपेंसिव कमोडिटी ही विल चूज दी cheaper commodity given that both the commodities give the same level of utility, क्योंकि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का ये मतलब होता है. तो अगर आप कहते हो सर x को मैंने 0 लिया तो y की वैल्यू, क्योंकि y का प्राइस 2 है और 2000 इनकम है तो 1000 की क्वांटिटी हो गई, तो ये आ गया. तो बंडल इज 0,1000. ओके विद इट. अब प्राइस रेशियो ये हो गया 1/4. एमआरएस ये, तो ऑब्वियसली बात है अब एमआरएस ज्यादा है. अब अगर एमआरएस ज्यादा है मान लीजिए, और ये मेरा, इसको मैं काम करता हूं ना, ठीक है, ये मेरा बजट कंस्ट्रेंट, ठीक है. अब मुझे पता है कि अब ये चीज कम है, मतलब ये चीज कम है, इसका मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, न्यूमिनेटर कम होगा. सो एज अ रैशनल कंज्यूमर रिलेटिव फॉर्म में देख रहा है, रिलेटिवली गुड वन चीपर एज कंपेयर टू गुड टू, तो ही विल कंज्यूम ऑलवेज गुड एक्स, तो वो गुड एक्स को लेगा, तो ये आपका आईसी यहां बनेगा. सो दिस इज द इंडिफरेंस कर्व. आईसी हमेशा आउटवर्ड होता है ओरिजिन से, अगर ये ओरिजिन है ये वाला पार्ट, और बचल लाइन टूवर्ड ओरिजिन होती है, ठीक है. ये आपने बोला कि दिस इंप्लाइज दैट द कमोडिटी वाई इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव कंपेयर टू, ये सारी चीजें आपको बतानी है. गुड वाई 0 हो गया, एक्स का प्राइस 1 है तो 2000 डिमांड होगी, तो बंडल दिस, ठीक है. तो आखिर में आपको कंक्लूड कर देना है, कंक्लूजन में जनरली आपको बताना है, क्योंकि लीनियर डिमांड फंक्शन था, यूटिलिटी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो गई थी, और स्लोप 1/2 था, तो रिलेटिव फॉर्म में 1 वो x प्लस का 2b था, 2y था. प्राइसेस चेंज हुए तो a rational consumer always consume the cheaper commodity as compared to the expensive commodity, so that आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है. तो भाई मेरा पर्पज इज बेसिकली व्हाट, कि आपको आंसर राइटिंग समझाना, या हाउ टू राइट द आंसर, ठीक है, ये है. और बाकी आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं. अब जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, उसमें हम लोग डे 4 जो शुरू करेंगे, दैट इज प्रोडक्शन थ्योरी, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है. तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो. हैव अ नाइस डे. थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर.